सो हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे मटेरियल साइंस के आरआरबी जेई के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो सिलेबस जो कि आरआरबी ने दिया है अपनी वेबसाइट पर, उसी पर आधारित है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और सारे क्वेश्चन आपके जेई बेस्ड हैं। ये 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम चांसेस हैं कि भाई क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही आपको पूछे जाएंगे। तो ना सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मतलब आंसर बताऊंगा, बल्कि मैं आपको अगर उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो भाई, बिना समय गवाए करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी रेफर्स टू मटेरियल एबिलिटी टू विदस्टैंड टेंसाइल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। तो ये कह रहा है कि भाई टेंसाइल फोर्स यानी खिंचाव बिना टूटे, तो बिना टूटे आप किसी चीज को जितने लंबे समय तक खींच सकते हो, क्या उसको हम हार्डनेस कहेंगे? जवाब है नहीं। डक्टिलिटी हाँ। ब्रिटलनेस और क्रीप ये नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको खींचकर वायर की शेप में ला सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये होता है भाई डक्टिलिटी। फिर यहां पर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस इज नोन एज। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस इज नोन एज। तो कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करना क्या कहलाएगा? फटीग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी या क्रीप रेजिस्टेंस? तो भाई सही जवाब है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which property determine a material ability to undergo plastic deformation before fracture? तो फ्रैक्चर से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक का जाना, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या ये टफनेस होती है, डक्टिलिटी होती है, ब्रिटलनेस होती है कि हार्डनेस होती है? तो भाई इसका सही जवाब है आपका डक्टिलिटी। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है? अ मटेरियल दैट एग्जिबिट वेरी लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। तो फेलियर से पहले बहुत ही कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाए, है ना? जैसे आपने कोई मटेरियल लिया, उसको खींचा, और खींचने पर वो थोड़ा सा खींचा और फिर टूट गया, तो ये क्या होगा भाई? क्या डक्टाइल मटेरियल मटेरियल होगा? डक्टाइल तो लंबा खींच जाता है। ब्रिटल होगा? हाँ ब्रिटल होगा। क्यों ब्रिटल होगा? ब्रिटल का मतलब ये है कि भाई जैसे ही आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे, वो झेल ही नहीं पाएगा और टूट जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल माने टूट, टूट जाना। टफ का मतलब वो कितना सह सकता है, और मेलेबल का मतलब कि वो कितना पिट पिट करके अपने एरिया को चेंज करके एक शीट बन सकता है ना। चलो भाई, धीरे धीरे करके अभी सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी। जब भी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं पर आए एब्सॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, यानी कि प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए लेकिन फ्रैक्चर ना हो और मैक्सिमम एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले, क्या वो टफनेस होती है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ होती है, फटीग रेजिस्टेंस होता है, या ब्रिटलनेस होती है? तो सही जवाब है टफनेस। जहां पर भी आपको दिखे एब्सॉर्ब एनर्जी, वहां पर आप क्या टिक करेंगे? टफनेस। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट सरफेस आइडेंटेशन। सरफेस इंडेंटेशन, सॉरी, सरफेस इंडेंटेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मटेरियल है आपका, और यहां पर मान लो आप इसके सरफेस पर कोई चीज इंडेंट करा रहे हैं ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको रेजिस्ट करना, उसको क्या डक्टिलिटी कहेंगे, टफनेस कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे? टफनेस तो मैंने बताया एब्सॉर्ब एनर्जी। हार्डनेस कहेंगे या फटीग स्ट्रेंथ कहेंगे? तो सही जवाब है उसको हम कहेंगे हार्डनेस। हार्डनेस याद रखना कि अपने सरफेस पर इंडेंटेशन को अगर कोई चीज रेजिस्ट करे, खरोच को कोई चीज रेजिस्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हार्डनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैक्स है, वैक्स के सरफेस पर आप कुछ भी इंडेंटेशन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? तुरंत वो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप आयरन पे करेंगे तो नहीं होगा उतनी ही फोर्स के साथ, है ना? जैसे अपना नाखून लेकर के आप वैक्स में चुभोइए, तो क्या होगा भाई? आप वो शेप जो है उसका चेंज हो जाएगा सरफेस का। लेकिन आप लोहे की रॉड पे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका नाखून का ही शेप चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब लोहे की रॉड ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू वैक्स। फिर यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्रीप इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन मटेरियल सब्जेक्टेड टू। तो क्रीप जो होता है वो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जर्व होता है जिसपे हाई स्ट्रेन रेट हो नहीं, लो टेम्परेचर हो नहीं, कांस्टेंट स्ट्रेस फॉर प्रोलॉन्ज पीरियड। याद रखिएगा, क्रीप का मतलब ही यही होता है कि आपने क्या करा है भाई? लगातार स्ट्रेस दी है बहुत लंबे समय तक, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रीप। ठीक है,
सडन इम्पैक्ट से क्रीप का कोई लेना देना नहीं होता है, क्रीप वो फेलियर ही नहीं जिसमें सडन इम्पैक्ट हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। तो ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, तो जहां पर भी भैया आपको कांस्टेंट दिख रहा है, जहां पर भी कांस्टेंट दिख रहा है, याद रखना सी से कांस्टेंट, सी से क्रीप। तो सही जवाब फटीग, क्रीप, टफनेस या ब्रिटलनेस, तो सही जवाब आ जाएगा क्रीप। फिर यहां पर आते हैं, ठीक है। अब देखो, कह रहा विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब अ मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग का मतलब लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग विदाउट फेलियर। तो डक्टिलिटी, फटीग, क्रीप रेजिस्टेंस या टफनेस, तो सही जवाब हो जाएगा फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, जहां पर साइक्लिक लोडिंग लोडिंग की वजह से जो फेलियर होता है उसे हम कहते हैं फटीग, कांस्टेंट लोडिंग की वजह से जो फेलियर होता है उसे हम कहते हैं क्रीप। ठीक है, विच मटेरियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब अ मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट, तो रेजिस्ट करेगी फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, फेलियर हो गया तो क्या हो जाएगा, फटीग हो जाएगा। ठीक है, फटीग से आप ऐसे भी समझते हो, फटीग माने होता है थकान, आप सुबह काम पे गए शाम को घर आए, फिर सुबह काम पे गए शाम को घर आए, डेली आप यही काम कर रहे हो बिना एक भी छुट्टी के, तो क्या हो गया भाई, आपके अंदर फटीग आ गया उस चीज को लेकर के। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट फटीग स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट फटीग स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस की रफनेस, अगर सरफेस की रफनेस है तो उससे फटीग स्ट्रेंथ अफेक्टेड होगी, टेम्परेचर से भी होगी, कोरोजन से भी होगी, यानी सभी से होगी। तो आंसर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द, सभी सही होगी। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से आएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टील जो है वो प्राइमरली एक एलॉय है, किसका, आयरन और अल्मोनियम, कार्बन, कॉपर या फिर निकल का। तो सही जवाब है भैया कॉपर का। याद रखिएगा, आयरन, सॉरी कार्बन का, आयरन और कार्बन को मिलाने पर ही हमें क्या मिलता है, स्टील मिलता है। अगर हम कम मात्रा में मिलाएंगे, ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो फिर कास्ट आयरन मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया कि कितने परसेंट पे क्या होता है, कहां पर माइल्ड होता है, कहां पर क्या होता है, हालांकि इसमें भी मैं करा दूंगा अभी। तो यहां पर देखिए, कह रहा है लो कार्बन स्टील जो है वो टिपिकली कंटेन कार्बन इन रेंज 0.1 से 0.3, 0.5 से 0.15, 0.15 से 0.30 और 0.30 से 0.50। तो सही जवाब है, जो लो कार्बन स्टील होती है वो क्या होती है, वो 0.15 से 0.30 तक होती है। एक होती है 0.03 से 0.15 तक, उसे हम कहते हैं डेड माइल्ड स्टील। विच टाइप ऑफ स्टील इज नोन फॉर हाई टफनेस एंड वेल्डेबिलिटी। हाई टफनेस और वेल्डेबिलिटी के लिए कौन सी स्टील सबसे अच्छी मानी जाती है, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो सही जवाब है भैया माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इज नोन फॉर इट्स हाई टफनेस एंड वेल्डेबिलिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलॉय स्टील। आपने देखा होगा कि आयरन और कार्बन के अलावा भी हम कुछ एलॉय स्टील को ऐड करते हैं, वो क्यों करते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, एडिशन ऑफ एलिमेंट लाइक क्रोमियम, निकल एंड मोलिबेडनम, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे ऑप्शन और क्वेश्चन कुछ मैच नहीं कर रहा। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। देखो, अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एलॉय स्टील की, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि कुछ एलॉय होते हैं जैसे क्रोमियम है, वेनेडियम है, निकल है, कोबाल्ट है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि स्टील की अलग अलग वो आ जाती है, उसमें प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कराने के लिए उसमें अलग अलग एलॉय स्टील को बनाई जाती है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे क्रोमियम है, ठीक है, मोलिबेडनम हो गया, निकल हो गया, वेनेडियम हो गया। तो ये चीज है, हालांकि इसका आंसर बी है, लेकिन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट टू इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में जो मेन एलिमेंट पड़ता है, स्टेनलेस स्टील में जो मेन एलिमेंट होता है हमारा सीआर होता है। ठीक है, यानी क्रोमियम होता है। विच इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अलाइंग एलिमेंट इन स्टील। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, मैंगनीज, मैंगनीज डाला जाता है, टाइटेनियम डाला जाता है,
सल्फर नहीं डाला जाता। सल्फर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, सल्फर एक इम्प्योरिटी होती है जिसकी वजह से अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो स्टील अपनी टफनेस जो है वो या तो खो देगा या फिर कम कर देगा। तो सल्फर जो है वो एलॉइंग एलिमेंट नहीं होता है स्टील में। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ स्टील इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल। तो कटिंग टूल यानी टूल को काटना है, टूल को काटना है तो आपको हार्ड स्टील चाहिए। अब हार्ड स्टील कैसे होगी, देखो भाई, माइल्ड स्टील तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, माइल्ड स्टील कट जाएगी, कटर कट जाएगा, टूल नहीं कटेगा। हाई स्पीड स्टील यानी HSS, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। स्टेनलेस और कास्ट आयरन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, हाई स्पीड स्टील। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ हाई कार्बन इन स्टील। तो हाई कार्बन इन स्टील का क्या एडवांटेज होता है, कार्बन करता क्या है भाई जाकर के, तो याद रखिएगा कार्बन को ऐड करते हैं, कार्बन को ऐड करने से सिर्फ एक जो मेन चीज बढ़ती है वो होती है हार्डनेस। जितना ज्यादा कार्बन परसेंटेज उतनी ज्यादा हार्डनेस। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जितना ज्यादा हार्डनेस उतनी ज्यादा ब्रिटलनेस, और जितनी ज्यादा ब्रिटलनेस उतनी ज्यादा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितना कम कार्बन उतनी हाई डक्टिलिटी, और जितनी हाई डक्टिलिटी उतनी हाई उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई हार्डनेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील हैज बेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी स्टील है जिसमें कोरोजन होता ही नहीं, माइल्ड स्टील में होता है, कार्बन स्टील में भी होता है, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। आपने देखा होगा कि टूल स्टील पे चलो कुछ एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, कि आपने देखा होगा टूल स्टील के कुछ कटर होते हैं या टूल स्टील है तो उसको भी अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर रख दो तो उस पर जंग आ जाती है ना। लेकिन जो हमारे घरों में जो कटलरी होती है ना, उनको आप रोज पानी से धोते हो, सुबह मान लो रात में पानी में आपने डाल दिया, सुबह निकाला, उसमें कभी आपको जंग नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्रोमियम अच्छी खासी मात्रा में होता है, क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील है। अब यहां पर आते हैं भैया, कास्ट आयरन में हमसे पूछा जा रहा है कितनी होती है कार्बन की परसेंटेज। तो 0.1 से 0.3 तो डेड माइल्ड में होती है, माइल्ड में होती है। 1.5 तो भाई 1.5 से तो ज्यादा होती है। तो सही जवाब है आपका 2.0, यानी 2% से 4% तक स्टील कार्बन अगर ऐड है तो वो है आपका कास्ट आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कुछ क्वेश्चन जरा हीट ट्रीटमेंट पर भी देखते हैं। अभी अगला जो वीडियो आएगा इसमें मैं थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, अभी डिफिकल्टी लेवल इजी है, लेकिन आपके आरआरबी जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50% आपका कवर हो जाएगा, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में आपका 100% कवर हो जाएगा। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा नहीं है, तो भाई एनीलिंग है, टेम्परिंग है, कार्बोराइजिंग भी है, गैल्वेनाइजिंग नहीं है। गैल्वेनाइजिंग कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये कोटिंग प्रोसेस होता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ अनीलिंग, अनीलिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो याद रखिएगा, इंक्रीज हार्डनेस, रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, इंप्रूव ब्रिटलनेस और डिक्रीज डक्टिलिटी। तो भाई रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस, अनीलिंग किस लिए करते हैं, ताकि जो उसकी इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिससे मशीनबिलिटी हाई हो जाए। फिर यहां पर क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू इंप्रूव टफनेस आफ्टर आफ्टर हार्डनिंग। तो हार्ड तो कर दिया आपने, लेकिन अब एक हथौड़े मारेंगे तो टूट जाएगा, तो ऐसे हार्ड होने से फायदा क्या है, तो टफनेस भी उसकी इंप्रूव करनी है। तो टफनेस अगर इंप्रूव करेंगे तो वो किसकी वजह से करेंगे, तो याद रखिएगा, टी से टफनेस, टी से टेम्परिंग। तो कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग और नाइट्राइडिंग, तो सही जवाब हो जाएगा इसका नाइट्राइडिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, हार्डनिंग इज डन। हार्डनिंग क्यों भैया करी जाती है, अब जाहिर सी बात है, डक्टिलिटी हार्ड भी है, डक्टाइल भी है, बहुत मुश्किल है ऐसा होना, हालांकि ऐसे केसेस हैं लेकिन नॉर्मली ऐसा मुश्किल है। इंक्रीज हार्डनेस, तो ये तो बहुत ही वो हो गया, रिड्यूस ब्रिटलनेस नहीं, इंक्रीज होती है, तो इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या करेंगे, अभी देखो आपको मैंने यहां पर बताया था, कहा गया यहाँ पे, हाँ, अनीलिंग किस लिए करते हैं, रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस। तो इंटरनल स्ट्रेसेस अगर रिड्यूस हो गई तो अब मशीनेबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो इंप्रूव मशीनेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अनीलिंग करेंगे, हार्डनिंग करेंगे, साइनाइडिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। तो सही जवाब है भाई अनीलिंग करेंगे। याद रखिए सारी चीजें को रिलेटेड है एक दूसरे से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब अलग अलग है, आपको कुछ नया पढ़ना पड़े। Which of the following process, sorry, which process involve heating of steel above critical temperature and cooling it in still air? Okay, so which of the process, which process involve heating of steel above critical temperature? critical temperature से above पे उसको heat करा, और cooling यानी quenching कर रहे हैं किसमें, still air में, तो उसको हम कहते हैं normalizing। ठीक है, normalizing।
फिर यहाँ पर देखिए, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 15-15 क्वेश्चन मैं हर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे आपको करा दूं, ठीक है? अगर टाइम मिलता है तो मैं जरूर कराऊंगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अमोनिया गैस? अमोनिया, तो अमोनिया मतलब NH3, यानी कि अनीलिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग और नॉर्मलाइजिंग, तो सही जवाब है नाइट्राइडिंग, ठीक है? इन नाइट्राइडिंग विच एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्टील सरफेस? स्टील सरफेस पे कौन सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं? कार्बन तो कार्बोराइजिंग में करते हैं, सल्फर फॉस्फोरस नहीं करते हैं, तो कौन सा करते हैं भाई? नाइट्रोजन करते हैं। साइनाइडिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूस, ये अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन एंड कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, जिंक एंड क्रोमियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, तो भाई हमें कार्बन तो चाहिए ही, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड कार्बन। साइनाइडिंग में क्या करते हैं? नाइट्रोजन एंड कार्बन। साइनाइडिंग किस काम आती है? साइनाइडिंग सरफेस हार्डनेस को बढ़ाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये क्या करती है? सरफेस हार्डनेस को बढ़ाती है, ठीक है? सरफेस हार्डनेस अगर आपको बढ़ानी है किसी भी स्टील की, तो आप क्या करेंगे? साइनाइडिंग करेंगे। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट कूलिंग मीडियम? वाटर, एयर, ऑयल और सैंड, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी हाई होती है? वही फास्टेस्ट कूलिंग होगा। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगा दो, तो सही जवाब क्या आ जाएगा आपका? वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सबसे ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, तुरंत ठंडा कर देगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हार्डनिंग इन? तो भाई हार्डनिंग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? तो यहां पर देखो यार, ये ऑप्शन बड़े बेकार यहाँ पर दिए हैं। इंक्रीज टफनेस, देखो हार्ड होने का मतलब ये नहीं कि टफनेस हो है उसके अंदर बहुत, ठीक है? टफनेस तो एक फोम की भी बहुत हाई होती है, पर वो हार्ड थोड़ी ना होता है। इंक्रीज हार्डनेस, इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, इसका भी हार्डनेस कोई मतलब नहीं। रिड्यूस डक्टिलिटी, हर हार्डनिंग का यही मतलब नहीं होता कि डक्टिलिटी करनी हो। तो यहाँ पर देखो हम यार इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, हालांकि मैं नाखुश हूं इस ऑप्शन से। कार्बोराइजिंग किसकी करते हैं? ये क्वेश्चन भी आप दिमाग लगा करके जवाब दे सकते हो। हाई कार्बन स्टील ऑलरेडी हार्ड है, क्या करोगे हार्ड करके? कास्ट आयरन बहुत हार्ड है, स्टेनलेस स्टील भी हार्ड है, तो भैया लो कार्बन स्टील को हम करेंगे ना हार्ड। कार्बोराइजिंग अभी मैंने बताया ना क्या करती है कार्बोराइजिंग। तो कार्बोराइजिंग मतलब अगर हार्डनेस बढ़ा रही है, तो आप किसकी बढ़ाना चाहोगे? जिसकी हार्डनेस कम हो। किसकी हार्डनेस कम है? आपकी लो कार्बन स्टील की, ठीक है? तो ये क्या करती है? सरफेस हार्डनेस को बढ़ाती है। अब यहां पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि कौन सा, भाई देखो अभी इस सेट में आपको ये तो रट गया होगा कि इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप होती है वेल्डिंग में, है ना, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? तो अनीलिंग करते हैं, है ना? 2-3 बार देखो ये रिपीट भी हो चुका है। अनीलिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अनीलिंग। अब देखो, नॉर्मलाइजिंग जो है वो डिफरेंट है अनीलिंग से। क्यों? क्योंकि इसमें स्लो कूलिंग होती है, रैपिड कूलिंग कूलिंग होती है, एयर कूलिंग होती है, या वाटर क्वेंचिंग होती है। तो भाई नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? एयर कूलिंग होती है, ठीक है? नॉर्मलाइजिंग जो होती है वो क्या करती है? एयर कूलिंग होती है। अच्छा, नॉर्मलाइजिंग करती क्या है? तो टफनेस को बढ़ाती है नॉर्मलाइजिंग, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? और नॉर्मलाइजिंग में जो कूलिंग होती है वो अनीलिंग के मुकाबले फास्टर होती है, ठीक है? चलो अब यहां पर आते हैं। नाइट्राइडिंग क्या इंप्रूव करती है? सरफेस हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, या फिर मेलिएबिलिटी, तो सही जवाब है भाई सरफेस हार्डनेस, ठीक है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परिंग ओवर हार्डनिंग? तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परिंग ओवर हार्डनिंग? टेम्परिंग, टी से टेम्परिंग, टी से एक चीज और बताई थी, ब्रिटलनेस को बढ़ाना, टफनेस को इंक्रीज करना, डक्टिलिटी को बढ़ाना, या हार्डनेस को बढ़ाना, तो सही जवाब है भाई इंक्रीज करना। क्या? टफनेस, टफनेस को इंक्रीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग? स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? तो रिड्यूस हार्डनेस, रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, या इंप्रूव करना इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को, तो भाई रिलीव करना इंटरनल स्ट्रेसेस को। व्हाट इज हैपन टू मेटल व्हेन इट अंडरगो एक्सेसिव कोल्ड वर्किंग? जब मेटल पर आप कोल्ड वर्किंग करते हो एक्सेसिव, तो क्या होता है? कोल्ड वर्किंग माने ठोक रहे हो, पीट रहे हो उसको, तो क्या वो सॉफ्ट बनेगा? क्या वो डक्टाइल ज्यादा हो जाएगा? क्या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? या क्या वो ब्रिटल हो जाएगा? भाई सी और डी दोनों सही है, लेकिन हम यहाँ पे आएंगे ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ब्रिटल हो गया तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑलरेडी उसकी कम हो गई। फिर यहां पर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज परफॉर्म इन अमोनिया एटमोस्फियर? अमोनिया एटमोस्फियर में कौन सा क्या नाम है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अमोनिया एटमोस्फियर? ऑप्शन यहां पर देखते हैं जरा।
हाँ, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, नॉर्मलाइजिंग। सॉरी, मैं कुछ और चेक करने लगा। हाँ, सही क्वेश्चन। चलो यहाँ पर, हार्डनेस ऑफ मेटल इज यूजली टेस्टेड using which of the following test? The hardness of metal is tested using which of the following test? Izod test, Charpy test, creep test या Rockwell test? तो याद रखिएगा, किसी भी मटेरियल की अगर हमें हार्डनेस को टेस्ट करना है तो वो हम रॉकवेल टेस्ट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड यूजिंग चारपी टेस्ट? भाई चारपी टेस्ट से हम क्या चेक करते हैं? तो हार्डनेस, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या क्रीप रेजिस्टेंस? तो याद रखिएगा, इंपैक्ट स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन? तो पहले तो भैया देखो, कोई चीज डिफॉर्म हुई और उसके बाद अपने वापस पुराने शेप में आ गई, जैसे स्प्रिंग, रबड़ के बैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी? नहीं, प्लास्टिसिटी तो मतलब परमानेंट डिफॉर्म हो गई। इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी या फिर टफनेस? तो सही जवाब है भाई इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी, बहुत इलास्टिक है, ऐसे नहीं कहते। फिर यहां पर कह रहा है, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ऐसा होमवर्क तो नहीं कहूंगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर कमेंट में जरूर देना और चेक जरूर मैं करूंगा। कह रहा है, इन विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज द मटेरियल हीटेड टू टेम्परेचर बिलो इट्स लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर? तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो किसको वो करते हैं? ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकंड रुकना, ये हैंग हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, ये मैं लिख रहा हूँ तो खुद दिख रहा है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग स्प्रिंग? स्प्रिंग किसका आप बनाओगे? माइल्ड स्टील का बनाओगे, हाई कार्बन स्टील का, स्टेनलेस स्टील का या कास्ट आयरन का? तो सही जवाब है हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ केस हार्डनिंग? केस हार्डनिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज ओवरऑल हार्डनेस, ओके, टू इंप्रूव सरफेस हार्डनेस while retaining a tough core, reduce brittleness या improve corrosion रेजिस्टेंस? तो भाई देखो, एक बात ध्यान रखना, केस हार्डनिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है, वो ये होता है कि आपको सरफेस हार्डनेस बढ़ानी है while retaining a tough core। ठीक है, कोर उसकी जो ऐसी ना हो कि पता चला ऊपर ही ऊपर हार्डनेस है और नीचे से वो टूट रही हो। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, रिपीटेड साइक्लिक लोड। आपसे क्या पूछा जा रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल रिपीटेड साइक्लिक लोड इज नोन एज। तो रिपीटेड साइक्लिक लोड के प्रति जो रेजिस्टेंस दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं, क्रीप रेजिस्टेंस कहते हैं, फटीग स्ट्रेंथ कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। सही जवाब आ जाएगा फटीग स्ट्रेंथ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एलॉय स्टील ओवर प्लेन कार्बन स्टील? सो एडवांटेज हमें बतानी है एलॉय स्टील ओवर अ प्लेन कार्बन स्टील। हायर डक्टिलिटी, एलॉय स्टील, लोअर स्ट्रेंथ, इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस या रिड्यूस हार्डनेस? तो अब देखो, इसमें तो आप ये कह सकते हो लोअर स्ट्रेंथ तो होगा नहीं, स्ट्रेंथ तो हाई होगी। हायर डक्टिलिटी भी हो सकती है, इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इंप्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर देखो, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस बाय हीटिंग एंड देन रैपिड कूलिंग इन क्वेंचिंग मीडियम इज कॉल्ड? यार फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड।
यार एक सेकंड रुकना बस। मैं कुछ इशू आ रहा है यार, मैं इसको इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ। ये वीडियो हमारा 1 है, ठीक है। एक्चुअली मेरे में स्क्रीन ब्लर आ रही फिर जा रही है, हालांकि मैं देख रहा हूँ इस पर रिकॉर्डिंग पे कोई इशू नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 2 पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबा है, देखो मैं एडिटिंग इसकी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी बहुत इशू है, तो आप इसको 1.5x पे करके देख लीजिएगा। बट ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मटेरियल साइंस का पार्ट 2। मटेरियल साइंस का पार्ट 2 जिससे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन का सेट है, और ये 35 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं, कि इन केस अगर मॉडरेट जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे किस एलिमेंट की को सबसे मोस्ट मेलेबल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, और प्लस एनीलिंग के और या कार्बोराइजिंग के जो अंदर से जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो यहाँ पर लेकर के आऊंगा आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग देखेंगे मटेरियल साइंस पर बहुत जल्द।